अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है। ये तफसीली फैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस फैसले में ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन के मुतसादिम है। तफसीली फैसले में ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है। इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले में ये कहा गया कि इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का ये दावा था कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई के उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। आज का फैसला क्या अहमियत रखता है और क्या इस पर इम्प्लीमेंट हो सकेगा, और क्या ये कहा जा सकता है कि आज का फैसला अवाम की हाकमियत को बरकरार रखने में, कायम रखने में मदद कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकमल खान बारी साहब। अकमल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। स्काइप लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट आसिफ अली भट्टी साहब। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और एक दूसरी स्काइप लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं एजीएन के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, फैसल अजीम। फैसल, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। अकमल खान बारी साहब, आज का जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला है, देखा जाए तो आपके हक़ में आया है। क्या राय है आपकी इस फैसले से मुतालिक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। फिर मैं अपनी आज़ाद अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक आज़ादाना फ़ैसला दिया। और दूसरा ये है कि जब ये पीटीआई का मैंडेट है तो मेरा ख्याल है रिज़र्व सीटें भी पीटीआई का हक़ थी और उन्हें मिल गई हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये जो अगला मंज़र है ये बदलता नज़र आ रहा है। ये जो कंटेनर हुकूमत है, जो कंटेनर के सहारे पे चल रही है, ये मुझे लगता है अब जाती नज़र आ रही है इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप चंद दिनों में देखेंगी बदलती नजर आएंगी। कोई ऐसा ठीक, आज के फैसले से आप खुश हैं? बिल्कुल, अल्लाह के फजल से। तो ये आपको सच लगता है कि अदलिया जो है वो आज़ाद काम कर रही है? जी बिल्कुल, आज़ाद काम कर रही है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब ओहदे का हल्फ उठाया चीफ जस्टिस के तौर पर, तो आपकी पार्टी को बहुत एतराज़ था और आपके दौर में तो बल्कि उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया था। लेकिन आज आप समझते हैं कि जो हमारी अदालतें हैं, चूँकि आपके हक़ में फैसला आ गया है, तो ये बेहतर काम कर रही है? ये जो रेफरेंस वाली बात है, ये तो सबको पता है किसने करवाया और क्यों किया गया। नहीं किया तो आपकी गवर्नमेंट ने ना, करवाया का कोई ये अब ये आपकी कहने की बातें हैं, ये सारा कुछ सबको पता है, पूरी पाकिस्तानी आवाम जान चुकी है। हमारे कप्तान ने एक्सपोज कर दिया हर चीज को, तो ये कहने की बातें नहीं है। दूसरा, आप एक्सपोज तो पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, सुने ना, वो नहीं ना करती रही, वो एक्सपोज करता है, वो तो अंपायर के इशारे पे चलती थी। और ये वाहिद बंदा है जो हमारा कप्तान है, हमारा लीडर है, जिस पे हमें फख्र है, तो उन्होंने एक्सपोज कर दिया। हाँ, वो एक पेज किया था। फिर बात सुने, वो बात टाइम की बातें होती हैं। आप देखें कितने पेज निकलने हैं। अब अभी की बात करें। अच्छा, की बात है तो एक टाइम पे आप एक पेज पे थे, आप अग्री करते हैं? मुझे आपका अपने सवाल से लेके इधर जा रही है, बात सुने। ये सारी तो आपकी बात से मैं बात निकाली है। ये जो सारी चीज़ें आप देख रही हैं, ये अब इनको बहुत तकलीफ है, बहुत मरहले आएंगे। अभी एक साहब जो हैं वो अभी हाउस रेस्ट हैं, जिन्होंने अभी घर से निकलना है, जो पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब उन्होंने कहना मुझे क्यों बुलाया। अब उनको तो कुछ बुलाए ना बाहर, ये उन्होंने हाउस रेस्ट किया हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अल्लाह के फजल से हक सच की बात है। तो हमें फिर वही बात है कि हक हमें फ़ख्र है अपनी आज़ाद अदलिया पे। अदलिया ही तो एक अदारा है जिस पे पाकिस्तान की आवाम भरोसा करती है, और मेरा ख्याल है इनका भरोसा अब नहीं टूटना चाहिए। और एक बंदे को बचाने के लिए इन्होंने कितना हमारा निज़ाम को ख़राब कर दिया। आपको पता है पिछले दिनों में क्या एक्सरसाइज होती रही, रात को आइन पे डाका डाला जा रहा था। तो मेरा ख्याल है, अच्छा, ये क्यों आपकी जो मखसूस गुफ्तगू होती है, इससे क्यों अंदाज़ा होता है या क्यों एक तासुर मिलता है कि जब फैसले आपके हक़ में आते हैं तो आप उसको कहते हैं कि अदलिया आज़ाद है और अदलिया जो है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन अगर यही फैसले जो है वो आपके अगेंस्ट आते हैं तो आप जो है वो उसको कंडेम करते हुए भी या उसको बुरा भला कहते हुए भी जो है वो कोई देर नहीं लगाते? देखें, जो एग्जेक्टिव सीटें हैं
ان کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں باقی سارے آج بھی وہی بات ہے ہمارا عدلیہ آزاد ہے ہمارا. تو یہ تو ہماری وہی پہ بات چلی گئی ہے کہ جو ایگزیکٹو سیٹیں ہیں جن کو آپ یہ لے کے آتے ہیں جو ان کا سینیٹی پہ نہیں دیکھا جاتا اپنے مخصوص ارادے کے لیے لے کے آتے ہیں تو وہ جب ان کے لیے کام کرتے ہیں ظاہری بات ہے پھر وہ ہم تو کہیں گے کہ یہ رول آف لا پہ ایک اٹیک ہوتا ہے. تو جو آزاد لوگ اپنا آزاد جسٹس جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ان پہ فخر ہے اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آزاد سمت لے کے جا رہے ہیں, جمہوریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے فیصلے ہمارے مطابق آئیں یا سارے فیصلے دوسروں کے مطابق آئیں. ہم کہتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک, فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے فیصل ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. آصف علی بھٹی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا فیصلہ عوام کی حق حاکمیت کو انشور کرتا ہے؟ یہ ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ پائیں گے کہ عوام کی جو امنگوں کے مطابق ان کی جو رائے ہوتی ہے, جمہور کی جو رائے ہوتی ہے, اس کو ایٹ پار ہونا چاہیے. اور ڈیموکریسی کے اندر جب تک آپ کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہوتی تب تک آپ نہ کوئی لیجیٹیمیٹ حکومت بنا سکتے ہیں نہ اس کو کوئی تسلیم کرے گا. یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا آپ کے گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ ریفرنس کے طور پہ کہا تھا کہ جب اس کا جو ایک فیصلہ آیا تھا, پریلیمنری فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا, تو اس پہ بہت زیادہ ہو اینڈ کرائے. آپ دیکھیں کہ خود جو قاضی ہے, بڑا قاضی ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سیخواہ ہیں اور ظاہر ہے بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو ساری حکمران جماعتیں ہیں, تمام کی تمام پریشان تھی. لیکن اس کا کمال یہ ہے 8 رکنی بینچ کا کہ اس نے اپ ہولڈ کیا ہے اس معاملے کو جس کے بارے میں ساری قوم کا ایک بہت بڑا پٹرب تھی, پوری قوم, کہ آخر یہ حال اس کا کیا نکلے گا. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر ایک کاری ضرب ایک قسم کا بلکل کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کروانا ہے, وہ بھی شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کروانا ہے, لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کے اب تک کے فیصلے ہیں ان کو بھی انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ساتھ ہی میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوشچن ڈال دیا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی کردم. صحیح. آصف علی بھٹی صاحب, سوری فار انٹرپشن, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے, تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے ہم ذرا رائے لے لیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شائق عثمانی صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کا فیصلہ ہے اس پر سب سے پہلے تو آپ کی رائے کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی جو حق حاکمیت ہے اس کو یقینی بناتا ہے آج کا فیصلہ؟ دیکھیے, یہ آج کا جو فیصلہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے, اس سب کو انتظار تھا اس کا, کیونکہ ہر ایک کو آبجیکشن تھی جو شارٹ آرڈر آیا تھا, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس میں ریویو پٹیشن, 3 ریویو پٹیشن فائل ہوئی تھی. ایک الیکشن کمیشنر نے فائل کی تھی, پھر پیپلز پارٹی نے فائل کی تھی, اور پی ایم ایل این نے فائل کی تھی. وہ تینوں جو ہیں وہ اس کو ہیئرنگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئے. اسی دوران میں کویشچن بھی پوچھے گئے, اس کے جواب بھی آئے, سب کچھ ہوا, لیکن مین ججمنٹ کی ضرورت تھی, وہ آ گئی. اب جو مین ججمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد اب ضروری یہ ہے کہ ان ریویو پٹیشن کو سنا جائے, بیکاز اس میں جو ججمنٹ آئی ہے اس کو اگر نفی کرنی ہے, اس کی جو گورنمنٹ چاہتی ہے, الیکشن کمیشن چاہتا ہے, یہ پارٹیز چاہتی ہیں, تو اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے آئین میں, وہ یہ کہ یہ ریویو پٹیشن جو ہیں اس کی ہیئرنگ ہو. تو چاہیے ان کو بجائے اس کے کہ اس کے متعلق ڈبیٹ کریں, بات چیت کریں, ان کے وکیلوں کو بزی ہو جانا چاہیے کہ ریویو پٹیشنز کو جائیں اور جا کے فکس کرائیں, اور کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے وہی بینچ سنے گی جس بینچ نے شروع میں سنا تھا, وہی بینچ سنے گی. اور اس کے بعد جب پیش کرنے کے بعد, کیونکہ اس میں بہت سے پوائنٹ ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ ریویو پٹیشن کو ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کرنا لازمی ہے, کیونکہ اس میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں بعد میں. تو اس وجہ سے اس کو سامنے پیش کریں اور اس کے بعد پھر کوشش کریں اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس ججمنٹ کو جو آج آئی ہے اس کو سسپینڈ کر دیں. تو جسٹس صاحب, ابھی جو آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جو 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے, اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ابھی سوالات کے جوابات آنا باقی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ان میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ملنے چاہیے, جن کی ڈیٹیلز آنی چاہیے؟ جی بالکل, بہت سے سوالات ہیں, اس کے جواب ملنے چاہیے, اور اسی وجہ سے وہ ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ ہو ہی جائے گی ہیئرنگ کے لیے.
तो आज इस तफसीली फैसले के बाद भी ये तशनगी बाकी रह गई है? जी, रिव्यू पिटिशन तो बहुत जरूरी है ना, बगैर उसके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनल है। राइट। और अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लागू होंगे। ठीक है, तो रिव्यू पिटिशन में तो जाएंगे ऑब्वियसली, तो क्या आप समझते हैं कि नजर सानी अपील में जब जाएंगे तो उसका फैसला आज के इस फैसले के बरक्स भी आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं जो कि साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट थी 8 जजेस की, उसमें बहुत सी खामियां थी। आप क्या समझते हैं कि कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो आपकी नजर में ये खामियां मौजूद हैं इसमें? जी, उसमें खामियां बहुत से सामने नजर आती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा है कि 15 दिन दे दिए उनको ज्वाइन करने के लिए, हालांकि कानून में 3 दिन है, 15 दिन दे दिए उनको। फिर उन्होंने ये भी जो उनको सीट्स दे दी तहरीक इंसाफ को, हालांकि सुन्नी तहरीक की तरफ से तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी ये माइनॉरिटीज़ की सीट के लिए। ये एक चीज़ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल में आप जाएं तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी खामियां ऐसी हैं जिसकी वजह से कि रिव्यू पिटिशन यकीनन हियरिंग के लिए एक्सेप्ट हो। तो बीइंग अ जस्टिस, आप खुद इस हमारी अदलिया का हिस्सा रहे हैं, तो पेशावर हाई कोर्ट में जिस तरह से ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त गई और उसके बाद फैसला उनके अगेंस्ट आया, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पीटीआई के हक में, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में तो गया ही नहीं फैसला, जैसे भी आपने भी जिक्र किया। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में चूंकि ये नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये क्लेम कर रहा है कि वो भी तो एक आईनी इदारा है, वो नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे ये उसका इख्तियार है। तो एक कंफ्यूजन तो बाकी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला इस तरह से दिया गया है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये पिटीशन थी, ये दरखास्त थी, लेकिन जो फैसला आया वो पीटीआई के हक में आया, तो क्या ये जो एक लाइन ली गई अदालत की तरफ से, क्या ये दुरुस्त थी? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो मैं आपसे कहता हूँ बहुत सी खामियां उसमें, ये भी एक खामी है उसमें कि ये पीटीआई जो है वो कभी पिटिशनर थी नहीं, सामने गई नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो 26 जून को आकर कर उन्होंने सिर्फ कहा कि हम भी मुआवनत करना चाहते हैं। वो पिटिशनर थे नहीं, लेकिन उनको रिलीफ दे दिया गया। ये भी एक पॉइंट है। तो मैं आपको ये दिखाने की कर रहा हूँ कि रिव्यू पिटिशन जो होती है वो एक डिस्क्रेशनरी रिलीफ होता है जो सुप्रीम कोर्ट देती है इस वजह से कि कोई खामी रह गई है मेन जजमेंट में। तो वो मेन जजमेंट में इतनी खामियां अब सामने आ गई हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं बजाय इसके कि रिव्यू पिटिशन को सुने और सुन करके फैसला करें। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारी जो रिव्यू पिटिशन जिन लोगों ने फाइल की हैं वो उसको परस्यू करें और इस जजमेंट को सस्पेंड करवाएं ताकि वो रिव्यू पिटिशन की हियरिंग हो सके। अगर नहीं करते तो एक आईनी बहरान आ जाएगा, और आईनी बहरान जो आएगा जिस तरह सज्जाद अली शाह के ज़माने में हुआ था, उस किस्म का बहरान आ जाएगा और उसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही खौफनाक। एक सवाल है जस्टिस साहब, ये तो हालात हैं विद द परमिशन ऑफ जी श्योर, कि क्या जस्टिस साहब ये जो रिव्यू पिटीशन आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये क्या चीफ जस्टिस की सरबराही में होगी या चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनना चाहिए इसके? ये बेंच तो चीफ जस्टिस ही बनाएंगे ना, वो बेंच तो वही बनेगी, लेकिन जो रिव्यू पिटीशन जो है वो हियरिंग वही बेंच करेगी जिसने के फैसला किया था शुरू में, जिसमें से 8 जजेस ने कुछ और फैसला किया था, 2 जजेस ने और किया था, लेकिन वही बेंच सुनेगी जो मेन बेंच है, फुल बेंच। तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस फैसला जो है वो इसके बरक्स भी आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जजेस जो हैं वो इसको जो चीज़ें जो इफेक्ट्स पॉइंट आउट किए गए हैं जब वो पॉइंट आउट किए जाएंगे तो वो जजेस यकीनन उसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे और यकीनन हो सकता है कि वो फैसला इसके मुख्तलिफ करें। सही। तो जस्टिस साहब, ये जो अभी पीटीआई के हक में एक रिलीफ दिया गया एक तरह से, तो बहुत से माहिर कानून जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ के दायरे में ये रिलीफ जो है वो अदालतें दे सकती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है ये कि इस तरह से कानून के खिलाफ जा करके कोई इंसाफ कर, ये एक अलग बात है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। अगर तो ये 8 जजेस बेंच अगर ये जजमेंट देती कि ये चूंकि माइनॉरिटीज़ का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, और अगर इनको माइनॉरिटी जो खुसूसी जो सीटें हैं वो नहीं दी जाती तो ये माइनॉरिटीज़ का जो फंडामेंटल राइट को असर करता है, उसकी नफी करता है। तो उसकी वजह से अगर वो कोई फैसला करती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने तो एक पार्टी को फायदा देने की कोशिश की।
ठीक, तो अभी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम की गई है, जिस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कोई पता नहीं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया क्यों गया, जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस जायजा ना ले कमेटी में नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने तो कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया है। तो फिर ये रिव्यू पिटीशन जो है वो किस तरह से दायर होगी अगर ये मामला जो है वो जजेस के दरमियान इस तरह से एक कन्फ्लिक्ट का शिकार रहेगा? तो रिव्यू पिटीशन जो है वो तो पेश होगी उसी बेंच के सामने जिसने कि शुरू में सारे केस को सुना था। ठीक हो गया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये जो नई कमेटी बन रही है और बाद में जो बेंच का तयन कर रही है, इसका इससे इस मामले से कोई लेना देना नहीं होगा? जी नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ अली भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। क्या आप समझते हैं, अभी आपने गुफ्तगू सुनी शाइक उस्मानी साहब की, क्या आप समझते हैं कि ये जिस तरह से करके ये फैसला हुआ, या हमारे यहाँ एक हम देखते हैं शख्सियत परस्ती है, कभी वो हमें आला अदलिया में नज़र आती है, कभी हम जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको हम देखते हैं उसमें एक मसीहा तलाश करते हैं, कभी हम किसी और इदारे के जो सरबराह हैं उनमें एक मसीहा तलाश करते हैं, क्या ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, जहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर खामियां होती हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम या किसी भी सोसाइटी के अवाम की जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिनाई किया जाता है और उनकी बात को नहीं सुना जाता, इवन जो बैलेट बॉक्स से निकलने वाली पर्ची है उसका तकद्दुस पामाल किया जाता है, बल्कि उसको डालने से पहले जितने सारे स्टेप्स हैं उसको पामाल किया जाता है, तो फिर ऐसी ही सूरत हाल बनती है। उस वक्त यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने बड़े तफसील से इस पूरे जो कजिया है इसके हवाले से तफसील से बयान किया है, लेकिन यहाँ पे एज अ जर्नलिस्ट मेरा ये सवाल है कि बड़े घर में ये जो सफेद अमारत है इंसाफ, इसके अंदर एक घुमसान की लड़ाई इस वक्त जारी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चीफ जस्टिस खुद उसके सामने आके खड़े हुए हैं और 8 रुकनी बेंच जो है वो अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जिद में ये फैसला सुनाया है या उन्होंने प्राइमा फेशो में ये देखा है कि चीफ जस्टिस दूसरी तरफ है तो हम इस पार्टी को जो है वो फेवर करें। मेरा नहीं ख्याल कि इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ कोई भी जज, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या बाकी सीनियर जस्टिस साहिबान हो, इन तमाम के अंदर कोई इस किस्म की बात पाई जाती होगी। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि क्या आप अपनी घर को नहीं सीधा कर सकते? क्या ये तमाम जजेस बराबर नहीं है? क्या चीफ जस्टिस को एक्सेप्शन हासिल है कि वो अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक फैसले करे? हम देखते आए हैं कि रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो, इदारों के जो सरबराहान हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन आपने गुज़श्ता जो वाकयात हैं उनको अगर प्रिव्यू किया हो तो चीफ जस्टिस से हुआ करते थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने जिस तरह उनको हटाया गया, हमारे सामने सारे वो मामलात हुए, जिस तरह उनकी तहरीक चली, उसके बाद वो बहाल हुए, जो हशर नशर उन्होंने किया अदलिया का वो भी सबके सामने। वो बुनियादी हुकूक की बात करते थे, वो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते थे, वो जजेस की तयनातियों की बात करते थे, वो उनकी प्रोटेक्शन की बात करते थे, वो अपने इदारे को मजबूत करने की बात करते थे, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ मजबूत करते थे। तो मैं ये कहता हूं कि इदारों के अंदर ये तखसीस नहीं होनी चाहिए कि ये चीफ जस्टिस का ग्रुप है और ये जस्टिस फलाने का ग्रुप है। अगर ये चीज होना शुरू हो गई तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनको इंसाफ कहां से मिलेगा? अभी जस्टिस साहब बार बार कह रहे रिव्यू में चले जाएं। मुझे ये बताइए कि ये अगर वही बेंच सुनेगा 8 रुकनी या 10 रुकनी बेंच, तो मुझे कहां से नजर आएगा कि कौन सा लकूना था, कौन सी खराबी थी? ठीक है, वकील बेशक ताने मार मार के कहते रहे कि जनाब ये फलानी चीज जो है ये आपने उसके मुताबिक नहीं की, फलाने आर्टिकल के ये खिलाफ जा रहा है, एक बंदा पेटिशनर ही नहीं था, आपने उसको फेवर दे दी है। तो जस्टिस साहिबान तो उसी लाइन को टोक करेंगे ना जिसके ऊपर उन्हें आज फैसला सुनाया है। तो मेरा ये बड़ा ही मुद्दबाना ये गुजारिश होगी कि जिस तरह पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इदारे हैं, जैसे पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है, हम उसका ऐवान देखते हैं मछली मंडी बना रहता है, वहां पे जो है वो अस्तबल बना हुआ है कि घोड़ों को इधर बांधो इधर बांधो, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद इदारों के दरमियान भी अगर ये सारा कुछ होगा, जो कि डाइकोटमी ऑफ पावर के अंदर 2 इदारे हैं, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और दूसरा आपकी अदलिया है, जिसने हुकूमत को सपोर्ट करना होता है कि वो चल सके। कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया इनसे, अकमल साहब से, कि जी वो जो एक सफे पे होने वाली कहानी थी वो क्या थी? हम ये कभी भी जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं मान सकते कि सब लोग एक सफे पे होंगे तभी मुल्क चलेगा। ये बात गलत है। बात इंसाफ और कानून और आइन की है।
जो शख्स आइन और कानून के मुताबिक उसकी हदूद में रह के काम करेगा वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद पे काम करेगा। यानी पहले रूल्स ऑफ गेम तय होने चाहिए, उसके बाद ये मामला हल होंगे। रूल्स ऑफ गेम ही तय नहीं होंगे तो फिर जो ये मामला जो है वो कन्फ्लिक्ट का शिकार ही रहेंगे। अच्छा फैसल देखिए, एक तरफ आर्मी चीफ होता था और दूसरी तरफ जो DGISI होता था। उस वक्त इमरान खान बड़े कंफर्टेबल थे, उस वक्त तो वो वहां वाली बात है कि सेम पेज पे हम भी देखते थे और वो ये बाकायदा तौर पे अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे कि मेंबर इकट्ठे करने हो तो DGISI को मैं कहता हूं। चलिए आपकी इस बात का जवाब जो है वो अकमल साहब से ले लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो है वो अकमल साहब से इसी का जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए।